त्वचा में सारस्वत का एंटी एक्ने फेस मास्क जो है, डज इट हैव एनी रोल इन कंट्रोलिंग एक्ने स्कार्स? एक्ने स्कार में तो जैसे मैंने आपको बताया टॉपिकली कोई ऐसी चीज़ बहुत काम नहीं करेगी, बट एंटी एक्ने फेस मास्क लगाने से बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो उसमें हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, फिर उसका क्ले फॉर्मुलेशन है जो अंदर की इम्प्योरिटीज डर्ट को मैग्नेट की तरह खींच लेता है, तो वो क्योंकि ऑयल का सिक्रीशन का पाथवे नॉर्मल कर देगा, उसकी सब क्लॉग्स हटा देगा। यूजुअली केराटिनोसाइड फॉर्मेशन हो गया वो फिर अलग बात, हाँ जी। पर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको फटाफट से अपने लेवल पे क्लियर कर देगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उनकी स्किन का एक्ने, एक्टिव एक्ने आने की संभावना ही कम हो जाती है। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर पाएँ हर रोज़ जो कि एक्टिव एक्ने रोक ले, तो एक्ने स्कार अपने आप कम होंगे, नहीं होंगे। So that is very important and all the school going people and college going people who are prone to acne. रात में एक बार लगाओ, 20-30 मिनट्स वॉश ऑफ कर दो। और स्पेशली ऐसी जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में जहाँ पे 60-70 लोग एक बिल्डिंग में या फिर एक हॉल में रह रहे हैं, लाइक दे आर वर्किंग टुगेदर, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्ने होता है, मैंने देखा है। अब तुम ये मत बोलना कि एक्ने का बैक्टीरिया हवा में उड़ता है। नहीं, 100% उड़ता है वो। अगर मैं कहीं चला जाता हूँ ना ज्यादा भीड़ वाली जगह पे, तो मैं एक्ने के साथ ही वापस आता हूँ फिर। एक्ने का बैक्टीरिया हवा में नहीं उड़ता है। अच्छा, डाइट का कोई रोल रहता है एक्ने स्कार में? डाइट का एक्टिव एक्ने फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है। पर एक्ने स्कार के पोस्ट प्रोसीजर कोई रोल रहता है डाइट का? हाँ देखो, पोस्ट प्रोसीजर हमें पेशेंट को बोलना होता है कि अब तुम्हारा एक्ने स्कार कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं तुम वो सब खाने लग रहे हो जिसमें एक्ने होते हैं, ठीक है? तो थिंग्स विच आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एकदम से शुगर स्पाइक कराएंगी तो हार्मोन हमारा उधर ही पहुंच रहा है ना। फिर जिस भी चीज़ से आपको एक्ने बढ़ते हैं, आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट्स है, पनीर है, चीज़ है, देन फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज्ज़ाज, पास्ताज, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो खानी नहीं है, ओके? अगली बार, अब हम सेगमेंट शुरू करेंगे, बट अगली बार आई स्वेयर मैं कोई स्टडी ढूंढ के लाऊंगा जो कहती है कि एक्ने बैक्टीरिया हवा में उड़ते हैं। वेलकम बैक टू आवर सेगमेंट। आई नो मेरे से ज्यादा कोई एक्साइटेड नहीं होता और ये मेरा एग्जाम होता है। अच्छा, इस सेगमेंट के पहले आई हैव बीन टोल्ड टू लेट डॉक्टर प्रीति से अ फ्यू वर्ड्स, प्लीज। So I want to suggest everyone who is seeing this that if you have a sensitive skin, तो ऐसी बहुत सी ingredients, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको सेंसिटिविटी करेंगी, जबकि वो बाकियों के लिए हाइपो एलर्जेनिक हो सकता है, आपके लिए हाइपर एलर्जेनिक हो जाए। सो इसलिए बहुत सी हाइपो एलर्जेनिक चीज़ें जो हाइपो की कैटेगरी में आती हैं, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, प्लीज यूज देम विद कॉशन। ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू अप्लाई इट टू योर होल फेस, जिससे आपको पता हो कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। मैं पहला इंग्रेडिएंट जो लेके आऊंगा वो किसी ने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा उसका, क्या? पर सब लोग उसे लगाते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ वेरी कॉमन सॉल्वेंट्स, बहुत सारी चीजों में होता है। तो कभी कभी किसी किसी को इससे इरिटेशन होता है, लाइक आई सेड कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो हो सकता है आपको इससे इरिटेशन हो जाए, पर मोस्टली हाइपो एलर्जेनिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये सॉल्वेंट है, तभी तो सॉल्वेंट है ना ये, क्योंकि मोस्टली हाइपो एलर्जेनिक होता है, किसी किसी को इससे इरिटेशन हो सकता है। और नेक्स्ट थिंग, लोग इसे गोलियों में लेते हैं, लोग इसे अपनी स्किन पे भी लगाते हैं। विटामिन ई, commonly extracted from like flowers and sunflower and vegetable oil. Vitamin E is a loved product for skin care. आपने बहुत लोगों का सुना होगा विटामिन ई कैप्सूल्स खोल के उसको किसी मुल्तानी मिट्टी या किसी में लगा के और वो फेस पे लगाते हैं। It is a known antioxidant. It definitely benefits your skin and is a known hypoallergenic product. But as I said, always do a patch test. विटामिन ई बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज हो गई। अब लेट्स गो टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एल्यूमिनियम पाउडर, जो कि सनस्क्रीन्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स में होता है। यूजुअली एल्यूमिनियम पाउडर एंटी पर्सपिरेंट्स में होता है, मतलब वो वाली चीजें जो पसीना कम करने के लिए, पर्सपिरेशन कम करने के लिए यूज होती हैं। रोल ऑन्स होते हैं, फिर स्प्रेज होते हैं जो पसीना कम करें, तो उनमें एल्यूमिनियम इज एक्चुअली अ मेटल
तो जब भी कोई ऐसी चीज़ स्किन से छूती है तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के चांसेस है, एलर्जी के चांसेस है, इसलिए यू शुड बी केयरफुल ऑफ इफ योर प्रोडक्ट हैज एल्यूमिनियम, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ग्लूटेन आजकल ब्रेड में बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों को आजकल नहीं, ग्लूटेन ब्रेड में होता ही है, व्हीट में ग्लूटेन होता है। अच्छा, जस्ट फन फैक्ट, पहले नहीं होता था, पहले नहीं, ग्लूटेन व्हीट में हमेशा से होता था भैया। 50 टाइम्स कम होता था। फिर अब बिकॉज ऑफ द वे ब्रेड इज प्रोड्यूस्ड एंड द डाउनफॉल इन व्हीट एंड बार्ली क्वालिटी, इन सब चीज़ों की क्वालिटी में जो डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालते हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा च्यूई लगे ब्रेड। रियली, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, आई डिडंट नो दैट। बट ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी होता है जो स्किन केयर के लिए होते हैं, बहुत अनकॉमन होता है। हाँ, और uncommon होता है बिकॉज इट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच यू बेनिफिट फ्रॉम। सो ग्लूटेन, अगर किसी को सीलियाक डिजीज है या ग्लूटेन से किसी को एलर्जी है, तो आई डोंट थिंक कि उनको स्किन पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो हाइपर एलर्जेनिक हो सकता है। आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट दिस नेक्स्ट वन, क्योंकि अगर दो लोगों का ब्लड टाइप सेम है और एक का ब्लड दूसरे में डालो तो कभी कभी वो रिएक्ट कर जाता है, पर ब्लड तो उनमें भी होता है। सिमिलरली सबकी स्किन में सेरामाइड्स होते हैं, पर अगर टॉपिकली लगाए जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेरामाइड ज़ेंची जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं एंड नॉट द वंस व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोन मैरोज, जो सेरामाइड ज़ेंची प्लांट बेस्ड होती हैं, वो लगाने पे लोगों को कभी एलर्जी होती है क्या? सी, ceramides are natural ingredients of our skin, है ना? ceramides हमारे वो लिपिड्स हैं जो स्किन सेल्स के बीच बीच में लिपिड्स हमारे लिए ज़रूरी है, वो ceramides है, स्किन के बैरियर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ceramides यूजुअली हाइपो एलर्जेनिक होते हैं, बैरियर रिपेयर क्रीम्स में होते हैं, समटाइम्स नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में भी हम डालते हैं उनको और अच्छा करने के लिए, जिससे कि स्किन का बैरियर फंक्शन इम्प्रूव हो और थोड़ा सा वाटर कंटेंट बढ़े, हाइड्रेशन बढ़े स्किन में। तो ceramides पर से आई डोंट थिंक इट इज हाइपर एलर्जेनिक टू पीपल, बट अगेन अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव, आई हैव हैड वन पेशेंट इन माई एंटायर दिस थिंग करियर जिसने मुझे फ़ोन करके बोला, डॉक्टर दिस बैरियर रिपेयर क्रीम इज एक्चुअली मेकिंग मी फील बैड बिकॉज मुझे लग रहा है स्वेलिंग आ रही है हल्की सी। ही वॉज द ओनली पर्सन। तो अगर आप बहुत सेंसिटिव है तो सेरामाइड्स वाली बैरियर रिपेयर क्रीम भी आपको पैच टेस्ट करके पता कर लेनी चाहिए पहले। The next thing is the most inert substance which I have ever come across, किसी चीज से उसकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। कौन सा है? यूएफोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एलियंस इस कंपाउंड के बने होते हैं, जैसे हम कार्बन के बने हैं, इट्स सिलिकॉन। सिलिकॉन, ओके, सिलिकॉन यूजुअली जैसे मॉइस्चराइजर्स में यूज हो जाता है, हाँ, सेटवेट जैसे प्रोडक्ट्स में यूज हो जाता भाई है। सिलिकॉन तो परमानेंट फिलर्स जो कराते हैं वो सिलिकॉन बेस्ड फिलर्स होते हैं। फिर सिलिकॉन मोल्ड कर लेता है अपने आप को ना, तो सिलिकॉन अगर लगाया है आपने तो वो मुश्किल से खत्म होगा, मुश्किल से छूटेगा, मुश्किल से वॉश ऑफ होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन देखो सिलिकॉन लगाते 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 तो इवेंचुअली आपको उससे एलर्जी हो सकती है, क्योंकि वो डर्ट पार्टिकल्स और डेड सेल्स जल्दी से स्किन से हटने नहीं देता, वो वहीं पर उनको इकट्ठा करता रहता है, ट्रैप करता रहता है। तो वो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स ऑन द स्किन। एंड अगर हेयर में आप लगा रहे हो तो उसमें और वो इजीली वॉशेबल भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बिकॉज कभी जेल लगा के देख लो, जाएगा ही नहीं बाल से 2-3 दिनों तक। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है, अगर इंस्टाग्राम की मानी जाए तो स्किन को इसके अलावा और कुछ चाहिए ही। क्या है? niacinamide, vitamin B3. Vitamin B3, niacinamide, yes. So niacinamide, you rightly said, is a very loved product. सब लोग बोलते हैं, आपस में लड़कियां बात करती हैं तो मैं तो niacinamide लगा रही हूँ। मेरे पास पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर आई हैव बीन यूजिंग दिस niacinamide। अभी तो हीरो प्रोडक्ट के तरीके से आने लगा है एक बॉटल niacinamide। So niacinamide is sort of hypoallergenic because it reduces inflammation. इसीलिए आप देखो एक्ने स्कार अगर पैपुलर है, मैक्युलर मतलब वो स्किन के सरफेस पे है, उनमें कई बार नियासिनामाइड यूजफुल होता है। जैसे केमिकल पील्स उसमें यूजफुल होती हैं। तो विटामिन B3 नियासिनामाइड इसीलिए एक्ने के लिए लोग देते हैं, एक्ने स्कार उससे रिड्यूस लगते हैं अगर वो कलर हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, रेडनेस है, तो वो रिड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड और इट बेनिफिट्स द स्किन ऑल्सो। स्किन को थोड़ा सा बेटर करता है, स्किन को रिफ्रेश करता है इन अ वे वी कैन से। तो नियासिनामाइड कैन बी यूज्ड, लेकिन थोड़ा सा वही डॉक्टर से पहले बात कर लो कि आपकी स्किन को जरूरत है कि नहीं है। अननेसेसरी चीजें नहीं लगानी। क्योंकि niacinamide इज वेरी
a very active ingredient. Yes, वही मैं आपको बोल रही हूँ. स्किन के बैरियर में Instagram देख के नहीं मंगा लेनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट. Only yesterday I had one patient, she came to me for laser hair removal, but she had melasma यहाँ पर ना, वो butterfly pigmentation जो लेडीज को यूजुअली हो जाता है. अच्छा, उसके ऊपर बड़े बड़े बाल भी थे. तो मैंने कहा ये इतना अलग क्यों है? सो बिकॉज उसने बोला कि जहाँ पहले वो लेज़र कराती थी तो वो डरते थे कि ये पिगमेंटेड है तो यहाँ जल नहीं जाए, तो वहाँ लेज़र नहीं करते थे. तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो वी विल टेक प्रिकॉशंस एंड वील ट्राई टू डू इट, बट आप इसके लिए कुछ लगाते तो नहीं हो? तो व्हाट शी सेड, डॉक्टर इंस्टाग्राम पे जो भी कुछ मुझे दिख जाता है मैं तुरंत ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ और मैं वही लगाने लगती हूँ. Wow. मैंने कहा बेटा पिछले 3 दिन में तुमने क्या क्या लगाया है, क्योंकि हम तो लेज़र करने वाले हैं, वी शुड नो कि आप क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो. तो उसने बोला 3 दिन में उसने रेटिनॉल, मैंने नाम से पूछा रेटिनॉल लगाया, हाइड्रोक्विनोन लगाया, क्या लगाया? तो बोले नहीं इनमें से कुछ नहीं लगाया, बट शी टोल्ड मी अ प्रोडक्ट जो वो लगा रही थी. तो इंस्टाग्राम देख के नियासिनामाइड मंगा के लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया. यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर एंड देन यू कैन अप्लाई इट इफ रिक्वायर्ड. We will dive into the beautiful world जिस पे आज हमारी पूरी दुनिया चल रही है, पेट्रोकेमिकल्स एंड प्लास्टिक्स. अरे आपको पता नहीं था ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है पेट्रोप्लास्टिक्स. फॉर बताता हूँ मैं. So there is this thing which people do where they अपने नाखून यहाँ तक घिस लेते हैं जहाँ तक पिंक लाइन आ रही होती है, हाँ. और फिर अपने नीचे से लेके पूरा एक एक्रेलिक का वो नेल एक्सटेंशन, हाँ जी नेल एक्सटेंशन लगवा लेते हैं. जस्ट सो एवरीवन नोज बनता कैसे एक्रेलिक. पहले ये लोग जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं which is basically the क्रूड ऑयल का बचा हुआ चीज है, they mix it with a bunch of monomers. हर कंपनी का अलग वो होता है कौन सा वैरायटी ऑफ मोनोमर्स. हाँ, पर जो चीज छतों पे लगती है वही लोग वही चीज अपने नाखूनों पे लगाते हैं. और ये इट कैन नॉट बी गुड. हाँ, एंड दीज मोनोमर्स ये सब पेटेंटेड चीजें हैं, सो नो वन रियली नोज व्हाट एक्चुअली गोज इन इट एंड नो वन हैज डन द रिसर्च. बट एक्रिलिक इज समथिंग जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है. हाँ. इट इज एज फार अवे एज यू कैन गो फ्रॉम नेचुरल एवोल्यूशन. So if you put that nail extension made of acrylic, which is usually made of acrylic, अपने पूरे nail पर, तो I think वो तो इतना हाइपर एलर्जेनिक होगा कि वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा सकता है नेल बेड पे भी और स्किन पे भी, है ना? तो अगर ऐसा होगा तो फिर उसको हटाना कितना मुश्किल होगा. आई थिंक लोग उसे हटाते नहीं है, दे जस्ट लेट देयर नेल ग्रो आउट. ओह माय गॉड. और वो उसको अपने नाखून को इतना घिस लेते हैं कि उस पे जब वो चिपके तब वो एकदम समतल लगे. Alright. Yeah, so and when you're grinding your nails to the point that your skin under it is exposed, infection होने के chances बहुत chances of inflammation and infection of the nail bed and skin are very high, and so we can request only that you refrain from artificial these extensions, nail extensions जो कि acrylic के बने हों.